मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि आप इसे पढ़ेंगे कैसे। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मटेरियल की कमी नहीं है, बल्कि समस्या ही यही है कि मटेरियल बहुत ज्यादा है। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग घटनाओं की कहानी समझकर पढ़ते हैं, जबकि इसे एक प्रोसेस की तरह पढ़ना चाहिए। भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी के रूप में पढ़ना चाहिए। अंग्रेज आए कैसे, उन्होंने शासन कैसे किया, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा और भारत ने इसका जवाब कैसे दिया, यानी कि नेशनलिज्म कैसे विकसित हुआ। इस प्रकार पढ़ने से मॉडर्न हिस्ट्री एक यूनिफॉर्म सीरीज में बदल जाती है कि 1757 से 1947 के बीच भारत बदला कैसे। अगर ये चेन आपके दिमाग में बैठ गई तो मॉडर्न हिस्ट्री के हजारों फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिस्टोरियन बनने के लिए नहीं, आईएएस की तैयारी के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसलिए आपका पहला सवाल होना चाहिए कि यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से क्या पूछ रहा है, और इसका जवाब किताब खोलकर नहीं मिलेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी किताब बंद कीजिए और पीवाईक्यू खोलिए और एनालिसिस कीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन किन हिस्सों से आ रहे हैं। फिर उन हिस्सों को अलग कीजिए। अगर ये नहीं किया गया तो ऐसी संभावना बनती है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के किसी एक छोटे से हिस्से में बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, और जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज ज्यादा है उसके लिए आपका समय कम पड़ जाएगा। अगर आप हर चीज को बराबर इंपॉर्टेंस देकर पढ़ेंगे तो आपका समय भी जाएगा और रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री को हम तीन ब्रॉड सेक्शंस में बांट सकते हैं। पहला है अंग्रेजों की भारत विजय और कॉलोनियल प्रशासन एवं पॉलिसीज। दूसरा है फ्रीडम स्ट्रगल और तीसरा है 1947 के बाद का भारत। लेकिन इन तीनों को बराबर टाइम नहीं देना है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रीडम स्ट्रगल, जिसे आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि यह केवल प्रीलिम्स में ही नहीं, मेंस में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक आईएएस पीसीएस के लिए इसका महत्व सिर्फ एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है, सर्विस में भी विभिन्न विचारधाराओं का सामना करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। आज भी पटेल, अंबेडकर, गांधी, फुले और सुभाष जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम पब्लिक लाइफ को प्रभावित करते हैं। आए दिन इनकी चर्चा अखबारों में होती है, उनके विचारों पर बहस होती है, उनकी आइडियोलॉजी को आज की पॉलिटिकल और सोशल डिबेट में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर के लिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि कौन कब पैदा हुआ और उसने क्या किया। उसको यह भी समझना पड़ेगा कि इन विचारों का मूल कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अलग अलग विचारों, आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल मेमोरी से डील करना पड़ेगा। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ एग्जाम का चैप्टर नहीं है, यह मॉडर्न इंडियन पब्लिक लाइफ को समझने की एक की भी है। यूपीएससी के जीएस के सिलेबस के जिस पार्ट के बारे में सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा गलत सलत और अनर्गल तथ्य चलते रहते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। अगर आप कॉमन मैन हैं तो व्हाट्सएप इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऑफिसर को यह आइडिया होना चाहिए कि इन विचारधाराओं के साथ कैसा डील करना है, और अगर यह जानकारी नहीं है तो प्रशासन में दिक्कत आएगी। इसीलिए यूपीएससी इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे समझें? फ्रीडम स्ट्रगल को समझने के लिए दो बातें ध्यान रखनी जरूरी है। पहला ये कि यह 1885 से 1947 के बीच हुए अलग अलग आंदोलन नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म आंदोलन के विभिन्न माइलस्टोन है। स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन, होम रूल, सिविल डिसओबीडियंस और भारत छोड़ो को एक सीरीज के रूप में आपको देखना होगा। जैसे जैसे भारतीय जनता संगठित और अवेयर होती गई, वैसे वैसे आंदोलन की रणनीतियां बदलती गईं। उदाहरण के लिए 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, लेकिन 28 मई 1942 को वही गांधी जी मान रहे थे कि अगर देशव्यापी संघर्ष शुरू किया गया और कुछ जगह हिंसा हो गई तो केवल उस वजह से स्वतंत्रता संघर्ष को रोकना जरूरी नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल को समझने का दूसरा डायमेंशन यह है कि ये केवल कांग्रेस के विभिन्न आंदोलनों का इतिहास नहीं है। कांग्रेस और गांधी मूवमेंट इसके सेंटर पॉइंट हैं, पर इसके साथ साथ वो सभी पैरेलल मूवमेंट्स इसमें शामिल हैं जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के रेजिस्टेंस को आवाज दी। इसलिए इन मूवमेंट्स को अलग अलग नहीं, बल्कि ऐसे पढ़ना है कि इनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव कैसे पड़ा। कांग्रेस के मूवमेंट से हम यह समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति कैसे विकसित हुई। मास मोबिलाइजेशन का प्रोसेस गांधी जी से सीखने को मिलता है। क्रांतिकारी मूवमेंट हमें यह बताता है कि ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या थी। पीजेंट यानी किसान मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट लोकल रेजिस्टेंस और सत्ता के संबंधों को बताते हैं। लेबर मूवमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉलिटिक्स के संबंध को बताते हैं। सोशल रिफॉर्म्स नेशनलिज्म की सोशल फाउंडेशन कैसे बनी इसको बताते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में छोड़ना क्या है। फ्रीडम स्ट्रगल में कोई बहुत बड़ी छूट नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी। तो इस हिस्से को कंपैरेटिवली कंप्लीट पढ़ना है। बहुत सारे टॉपर्स जिनके पास समय कम होता है, वो केवल इसी पार्ट को पढ़कर मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लेते हैं। अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तभी आप दूसरे हिस्से पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सेक्शन है 1600 से लेके 1857 तक अंग्रेजों की भारत विजय। इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें एक है अंग्रेजों ने भारत की विजय कैसे की, और दूसरा पार्ट है अंग्रेजों ने इस विक्ट्री को मजबूत कैसे किया, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज। इसमें जो पार्ट बी है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऑफिसर को इसकी जरूरत पड़ती है। आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश प्रशासन से प्रभावित है। बहुत सारे एक्ट्स का बेस ब्रिटिश पॉलिसी ही है। इसलिए आज के एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिन को समझने के लिए हमें ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज देखनी पड़ती हैं। इसी कारण यूपीएससी इस पार्ट से भी काफी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि अधिकांश स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अंग्रेजों की भारत विजय वाले पार्ट में। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसलिए 1947 के बाद भी हमारी यूनिवर्सिटीज में उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता रहा, और उस सिस्टम में पढ़े प्रोफेसर्स एग्जाम में इन पर ज्यादा क्वेश्चन करते भी रहे। कुछ यूनिवर्सिटीज जहां पर अभी भी ब्रिटिश एजुकेशन से प्रभावित सिलेबस चल रहा है, वहां पर ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस में इनका महत्व लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए एकेडमिक्स के प्रभाव से बचें। देखिए, जीएस का अर्थ है सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल पार्ट। बहुत से कोचिंग टीचर्स जीएस और सब्जेक्ट का अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि वो हिस्ट्री को एकेडमिक्स लेवल पे पढ़े होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अधिकांश किताबें, कोचिंग के नोट्स यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन से ही शुरू होते हैं, और स्टूडेंट्स इन्हीं पार्ट्स पे ज्यादा ध्यान देने लगता है और वो ट्रैप में फंस जाता है। गवर्नर जनरल की डिटेल्स, यूरोपियन कंपनीज की डिटेल्स और अंग्रेजों के तमाम युद्ध जैसे कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, इनकी छोटी छोटी डिटेल नहीं पढ़नी। यहां पर यह याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कर्नाटक युद्ध में कौन शासक था, चंदा साहिब के लड़के का नाम क्या था, कौन किसका भाई था। यह सब अगर याद रखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस पार्ट से मेंस में भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, इसलिए हमें इसको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। इसके लिए नॉर्मल एनसीईआरटी पर्याप्त है, और जो क्वेश्चन पुराने आ चुके हैं पीवाईक्यू, उसी के आसपास रहना है। इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए क्वेश्चन की संभावना कंपैरेटिवली कम है, जबकि फ्रीडम मूवमेंट वाले पार्ट में नए क्वेश्चन भी आने की संभावना बनी रहती है। अगर आपको बहुत कम पढ़ना है तो 20 साल में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं बस उतने ही पर्याप्त हैं। हाँ, आईएएस के साथ साथ पीसीएस के क्वेश्चंस भी कवर कर लीजिए। दूसरी बात, अंग्रेजों की भारत विजय को अलग अलग चैप्टर्स की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध को अलग चैप्टर ना मानकर एक बड़ी कहानी के माइलस्टोन की तरह देखना होगा कि ब्रिटिश पावर स्टेप बाय स्टेप कैसे मजबूत हुई। इससे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि किस युद्ध, किस बैटल या किस ट्रीटी का कितना महत्व है। उदाहरण के लिए प्लासी को केवल एक बैटल की तरह नहीं पढ़ना है, ब्रिटिश एक्सपेंशन में एक माइलस्टोन की तरह पढ़िए। इसके बाद अगला माइलस्टोन क्या आया, उसमें क्या बदलाव हुआ, ब्रिटिश पावर कहां तक पहुंची, जो ट्रीटी हुई उससे अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ। इस प्रकार आपको अलग अलग युद्ध नहीं पढ़ने, बल्कि ब्रिटिश विक्ट्री की प्रक्रिया पढ़नी है। अगर आप ये फ्रेमवर्क बना लेंगे तो आपको हिस्ट्री एक रट्टू सब्जेक्ट नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। देखिए, प्लासी का युद्ध था बंगाल में ब्रिटिश पावर का विस्तार। बक्सर का युद्ध उस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने वाला दीवानी की दिशा में निर्णायक बदलाव था। मैसूर का युद्ध साउथ में एक्सपेंशन की प्रक्रिया है। मराठा वर्ष वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में एक्सपेंशन है। इस तरह से पढ़ने में ये अलग अलग फैक्ट्स या अलग अलग युद्ध नहीं बचे, ये ब्रिटिश विक्ट्री के माइलस्टोन्स बन गए। मॉडर्न हिस्ट्री के 1600 से 1857 के इस पार्ट का दूसरा सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पुराने तरीके में अधिकांश स्टूडेंट्स पढ़ते हैं गवर्नर उसने क्या किया, अगला गवर्नर उसने क्या किया, जबकि इसको उल्टा करके पढ़िए, अंग्रेजों की कौन सी पॉलिसी थी, उसमें चेंज क्या हुआ और उससे जुड़ा हुआ गवर्नर कौन था। उदाहरण के लिए सिविल सर्विस पॉलिसी या प्रेस पॉलिसी पढ़िए और देखिए कि विभिन्न गवर्नर के समय उनमें क्या चेंजेस आए। आप मॉडर्न हिस्ट्री की गाइड्स या नोट्स उठाएंगे, उसमें लिखा होगा ब्रेंटिक, डलहौजी, रिपन, कर्जन, इनकी अलग अलग लिस्ट बनी होगी, किसके समय क्या हुआ। यहां गवर्नर को सेंटर नहीं, पॉलिसी को सेंटर बनाना है। गवर्नर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके समय हुआ पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। गवर्नर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी मॉडल में मॉडर्न हिस्ट्री को मत पढ़िए। देखिए, जैसे आपको एजुकेशनल पॉलिसी पढ़नी है तो उससे संबंधित जो गवर्नर हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे वुड डिस्पैच किसके समय आया,
मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी, जो आज की हमारी एजुकेशन का आधार मानी जाती है, किसके समय में लॉन्च हुई? एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पॉलिसी के जो माइलस्टोन है वो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आपके पास समय कम है तो केवल इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़िए, सबसे ज्यादा यूपीएससी इसी से क्वेश्चन पूछती है। यहां हमें यह देखना है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय इकोनॉमी कैसे बदली। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, कृषि का कमर्शियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट, रेलवे, अकाल, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को केवल एक्सप्लॉइटेशन के रूप में नहीं पढ़ना है, आपको यह समझना है कि कॉलोनियल इकोनॉमी ने इंडियन सोसाइटी और नेशनलिज्म को कैसे प्रभावित किया। इसी तरह सिविल सर्विस पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, प्रेस पॉलिसी सभी को पढ़ना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर पॉलिसी पर समान डेप्थ नहीं रखनी है। प्रीलिम्स में मेजर फैक्ट्स और जिन पॉलिसीज पर बार बार क्वेश्चन आते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। मेंस में ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की ओवरऑल पॉलिसी क्या थी और उसका इंपैक्ट क्या था। मान लीजिए अकाल पॉलिसी पढ़नी है आपको, तो अकाल कमीशन पर पूरी किताब या आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया की पॉलिसी का मूल्यांकन कीजिए, तो आपके पास पॉलिसी का डेवलपमेंट, कौन कौन से आयोग बने थे, उनकी मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, पढ़नी होगी और उनकी कमियां बतानी होगी। इसकी जरूरत क्या है? अगर हमें आज अकाल पॉलिसी बनानी है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार से ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है और चूंकि आईएएस की तैयारी आप एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए ये पार्ट एग्जाम में महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट सबसे कम इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में तो और भी कम इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल जैसा नहीं है। वो है 1947 के बाद का इतिहास। इसका बहुत सा मटेरियल पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, आईआर आदि में ओवरलैप करता है, इसलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और वो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में कवर हो जाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से इग्नोर मत करो। हाँ, प्रिपरेशन का बड़ा टाइम यहां पे मत दो। इसके लिए मुख्य रूप से दो किताबें मार्केट में हैं, एक रामचंद्र गुहा की और एक बिपिन चंद्र की। इसमें से आप एक पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हिस्ट्री, स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि हम इतनी डेट्स कैसे याद करें। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जो तिथिक्रम है, क्रोनोलॉजी है, उसको पढ़िए, लेकिन उसके अंदर फंसिए मत। क्रोनोलॉजी आपको बताती है कि कोई घटना कब हुई, जबकि यूपीएससी की डिमांड ये है कि आप जाने कि हिस्ट्री में चीजें क्यों और कैसे बदली। पिछले कुछ सालों के पेपर्स देखिए, यूपीएससी घटनाएं नहीं, उनकी आपसी रिलेशनशिप को पूछ रहा है। जैसे 1857 को उसके पहले के आदिवासी और पीपल्स मूवमेंट्स और 1857 के बाद जो ब्रिटिश पॉलिसी चेंज हुई उनसे जोड़कर देखता है। इसी तरह यूपीएससी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़कर देखता है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को याद करने की कोशिश मत कीजिए, उसे कंस्ट्रक्ट करना सीखिए। हिस्ट्री का मतलब यह नहीं है कि क्या हुआ, हिस्ट्री का असली मतलब है कि एक बदलाव के बाद दूसरा बदलाव क्यों आया। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का सही फार्मूला यह है कि आप देखें कि पहले क्या था और उसमें क्या बदलाव हुआ, फिर समझें कि यह बदलाव क्यों और कैसे हुआ और उसके परिणाम क्या हुए। इस तरह से की गई पढ़ाई हिस्ट्री को अलग अलग टुकड़ों की जगह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में बदल देती है। अगर आपने ये हैबिट अपना ली तो आप हिस्ट्री के फैक्ट्स के बोझ से दबेंगे नहीं। घटनाओं को अलग अलग याद करने की गलती के कारण फैक्ट्स लंबे समय तक याद भी नहीं रह पाते और इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री कठिन लगने लगती है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय आईएएस के अप्रोच से क्या अंतर होना चाहिए? यूपी पीसीएस में आईएएस की तुलना में क्रांतिकारी मूवमेंट और किसान मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां ये दोनों मूवमेंट मजबूत रहे। राम प्रसाद बिस्मिल से लेके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ऑल इंडिया पीजेंट एसोसिएशन लखनऊ में ही बनी और सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र जैसे बड़े किसान नेता उत्तर प्रदेश से ही जुड़े थे। उत्तर प्रदेश का किसान मूवमेंट पूरे भारत में केवल आंध्र प्रदेश को छोड़कर सबसे ज्यादा मजबूत रहा है। इस प्रकार से हमें यूपी स्पेसिफिक फैक्ट्स पर और ज्यादा फोकस करना है और इसको हम आईएएस और पीसीएस के पीवाईक्यू की तुलना करके आराम से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सोर्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत बड़ी समस्या यह है कि इसमें बहुत से अनऑथेंटिक सोर्स की भरमार है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि विभिन्न आइडियोलॉजीज मॉडर्न हिस्ट्री की विभिन्न तरीके से बायस्ड व्याख्या करती हैं। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी जैसे ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, यह आपका फाउंडेशन बनाएगी। इसके बाद बिपिन चंद्र की मॉडर्न इंडिया जैसी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, जिससे आपको कोर फैक्ट्स कवर करने हैं। फिर जो चीजें इनमें कवर नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए कोचिंग के नोट्स और अन्य सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए आपको 3 लेवल रीडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप पीवाईक्यू देखकर यह पता करना है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
फिर लेवल 1 की रीडिंग कीजिए। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियन कंपनीज के आने से लेकर इंडिपेंडेंस तक एक फ्लो में पड़ जाइए। इस स्टेज पर फैक्ट्स और डेट याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर लेवल 2 की रीडिंग में 4 लेंस लगाइए: अंग्रेजों की विक्ट्री, अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन, भारत का बदलाव और नेशनलिज्म। इनके आधार पर हर घटना को समझिए और अब हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं डेट्स ऐड कीजिए। लेवल 3 की रीडिंग में हमें यह देखना है कि हर मेजर इवेंट्स के पहले क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, इसे समझिए। यानी कि अब घटनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि जोड़कर देखने की कोशिश करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपकी सफलता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप क्या नहीं पढ़ते। अंग्रेजों की भारत विक्ट्री के प्रोसेस में हर बैटल की हर डिटेल नहीं पढ़नी है, गवर्नर्स की पूरी बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल को डेप्थ में पढ़ना है। और ब्रिटिश पॉलिसीज में सिर्फ नाम नहीं, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चेंजेस भी समझने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री पढ़ने और यूपीएससी की हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।